Hello dear students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Students, we were doing our topic globalization and the Indian economy of economics. Students, we have done till here. Now we are continued today from here. Factors that have enable globalization. कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करते हैं? अब देखो, एक तो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। टेक्नोलॉजी के बिना जो है ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इतने वर्ल्ड में सभी कंट्री कितनी ज़्यादा दूर दूर हैं। टेक्नोलॉजी के बिना तो कम्युनिकेशन कर पाना भी पॉसिबल नहीं है, और एक दूसरे के पास से अपना सामान ले जाना या कई सारी चीजें जो है पॉसिबल है ही नहीं। टेक्नोलॉजी सबसे मस्ट है। तो देखो, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिम्युलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में जो सुधार जो है, बढ़ते हुए सुधार हैं जो, उनकी वजह से एक बहुत बड़ा ये मेजर फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को ठीक तरीके से जो है प्रोसेस को फुल अच्छे से कर पाता है, चला पाता है। तो ग्लोबलाइजेशन में जो है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा रिसोर्स हमारे पास मेजर फैक्टर है। फॉर इंस्टांस द पास्ट 50 years हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, पिछले 50 सालों से क्या हुआ है, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं। किस में? ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ये शिप्स है, ये क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है यहाँ पर। कैसे? देखो, कितना सारा सामान जो है हमारा दूसरे देश में जा सकता है, वहां से आ सकता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाली टेक्नोलॉजी हो गई। और प्लेन से भी जो है बहुत सारा सामान हमारा जाता आता है दूसरे कंट्री में, अदर कंट्री में। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि सामान ढोने की टेक्नोलॉजी है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ग्लोबलाइजेशन में। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो कैसे सामान भेजते? और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? मिक्सअप। क्या मिक्सअप? हर चीज़। अब ये सामान मिक्सअप है, मार्केट मिक्सअप है। तो यही तो ग्लोबलाइजेशन है कि दूसरा पूरी दुनिया की चीज़ें हर कोई आपस में यूज कर पाए। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि दुनिया का नजदीक आ जाना। नजदीकी तो हो गया, वो सामान सब यूज हो रहा। तो दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। अब इसने क्या बना दिया? इसने ज्यादा फास्ट डिलीवरी बना दी है गुड्स की, यानी कि सामान की ज्यादा अच्छे से जल्दी से डिलीवरी, फास्टर डिलीवरी हो जाए, लंबी लंबी दूरियों से भी पॉसिबल हो जाए एट लोअर कॉस्ट, और कीमत भी ज्यादा ना लगे। तो ये किससे पॉसिबल हुआ? ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से। हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। अब आगे, even more remarkable have been the development in information and communication technology। और एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट जो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी हुआ है। अब ये भी टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? कि किसी को इंफॉर्मेशन देना, और जैसे कि फोन पे या फिर ईमेल से भी कई सारे तरीके हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो किसी को अगर अपना सामान ऑर्डर करना है, कुछ मंगवाना है, ऑर्डर करना है, तो वहां जाकर ऑर्डर करना पड़ता, कितना लंबा टाइम लगता। अब ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो इससे हम फोन पर ही ऑर्डर कर सकते हैं, सामान फिर मंगवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत अच्छी चीज साबित हुई है हमारे लिए। In recent times, technology in the areas of telecommunication, computers, internet has been changing rapidly। अब पिछले टाइम से क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी जो है टेलीकम्युनिकेशन के एरिया में, कंप्यूटर के एरिया में और इंटरनेट के एरिया में बहुत जल्दी से, तेजी से चेंज हो रही है, यानी कि बहुत अच्छे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा काम भी इनसे हम अपना जल्दी से कर पा रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज में क्या क्या आता है? टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, फैक्स। अब फैक्स क्या होता है? फैक्स एक ऐसी हमारे पास एक मशीन होती है। अब इसका यूज कम होता है, पहले ज्यादा यूज होता था।
अगर किसी को कोई कागज या कोई किसी भी तरीके का कागज दूसरी जगह भेजना है, पहले जैसे हमारे पास अब तो स्मार्टफोन है, पहले स्मार्टफोन नहीं होते थे, सिर्फ फोन हम सुन सकते थे, और उससे पहले वो भी नहीं होते थे, तो फैक्स का यूज करते थे। फैक्स से एक जगह से दूसरी जगह पर कागज की फोटोकॉपी पहुंच जाती है फैक्स मशीन से, वो दोनों के पास फैक्स मशीन होना जरूरी है। तो ये फैक्स की मशीन जो है ये भी हमारे लिए काम आती थी। तो आर यूज टू कॉन्टेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज। और ये जो है कॉन्टेक्ट वन अनदर, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करने की जो है ये चीजें थी, टेक्नोलॉजी थी, जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन और फैक्स, इससे एक दूसरे से कांटेक्ट किया जा सकता था पूरी की पूरी दुनिया में। एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, और कम्युनिकेट कहाँ से भी किया जा सकता, दूर के एरियाज से, ये बिल्कुल किया जा सकता है, दूर के एरिया से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो कितना फायदा है, ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल है ये चीजें। दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और ये किससे ये चीजें चलाई जा रही है, किसकी फैसिलिटी से, किसकी मदद से चलाई जा रही है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस से, यानी कि सैटेलाइट से पॉसिबल होती है ये सारी चीजें हमारी। एज यू वुड बी अवेयर, जैसा कि आप जानते हो, कंप्यूटर हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, कंप्यूटर ने हर फील्ड में, हर फील्ड की एक्टिविटी में जो है एंट्री कर ली कंप्यूटर ने, यानी कि अब तो सारा काम कंप्यूटर से ही हो जाता है। यू माइट आल्सो हैव वेंटर्ड इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो। और अब जो हमने जो है इंटरनेट की दुनिया में भी एंट्री कर ली है, बड़ी अमेजिंग दुनिया है इंटरनेट की। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। और किसी भी चीज पर कोई भी इंफॉर्मेशन, जिस बारे में हम कोई भी बात जानना चाहते हैं, वो बड़ी इजीली इंटरनेट से इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर हो जाती है। कैसे, इंटरनेट आल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। अब क्या है, इंटरनेट हमें क्या अलाउड करता है कि हम ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल भी भेज सकते हैं और वॉइस मेल भी भेज सकते हैं वर्ल्ड में, और बहुत ही कम कीमत पर। तो मेल भेजते हैं तो हमें एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, मेल में हम जो भी हमें लिखना होता है वो लिख कर भेज देते हैं। तो इस तरीके से जो है ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और अब ये देखो, ये कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, अब देखो गुड्स को जो है इन सामान को ट्रांसपोर्ट में डालकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ढुलाई करना बहुत इजी हो गया है। गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर दैट कैन बी लोडेड इंटेक्ट इनटू शिप, रेलवे, प्लेन्स एंड ट्रक। हाँ, ये कंटेनर में डाल के इनको शिप में लोड कर सकते हैं, और रेलवे में, प्लेन में और ट्रक में भी भर सकते हैं। ये तो इन कंटेनर को उठा के भर देते हैं। कंटेनर हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट। हाँ, काफी ज्यादा सस्ता हो गया है कंटेनर की वजह से सामान की ढुलाई करना। एंड इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट। हाँ, स्पीड भी जो है कम हो गई है, इनमें डालकर बहुत सारा सामान पैक हो जाता है और फटाफट इनको उतार चढ़ा सकते हैं, और कॉस्ट भी कम हो गई है इसकी वजह से। नहीं तो वैसे अगर कंटेनर में सामान नहीं होता तो देखो कैसे यहाँ पर बिखरा हुआ होता। और इसके आगे, सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन। हाँ, एयर ट्रांसपोर्ट की कीमत भी जो है कम हो गई। दिस हैज अनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइन। हाँ, और इसकी वजह से थोड़े जगह पर ज्यादा सामान जो है हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एयरलाइंस में भी, क्योंकि इसमें काफी सारे पार्ट जो हैं पैक हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल है। अब ये देख लेते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको आईटी बोलते हैं शॉर्ट में, हैज प्लेड ए मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। तो इसमें क्या है कि इसने भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है सर्विसेज का प्रोडक्शन को स्प्रेड करने में, यानी कि काफी ज्यादा जो मतलब सर्विसेज यानी कि काम जो है उसको स्प्रेड करने में। एक दूसरे से फोन पर हम ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी तरीके से, तो
अब देखो इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में आईटी का यूज कैसे? ए न्यूज मैगजीन पब्लिश्ड फॉर लंदन। एक न्यूज मैगजीन जो है वो पब्लिश्ड होनी है लंदन के लिए, लंदन इंग्लैंड में है, लंदन रीडर के लिए, यानी कि वो मैगजीन ऐसी है जिसको लंदन के लोग पढ़ेंगे। इज टू बी डिजाइंड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली, और वो डिजाइन और प्रिंटेड हो रही है दिल्ली में। तो देखो यानी कि वो मैगजीन यहाँ पर प्रिंट होके डिजाइन होके जाएगी और वहां पर लंदन में बिकेगी, वहां पर लोग उसको पढ़ेंगे। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। हाँ, जो इस मैगजीन में जो लिखा जाना है, टेक्स्ट होता है उसके अंदर जो लिखा जाना है, ये जो सब कुछ लिखा हुआ इस बुक में, ये टेक्स्ट है इसका। तो ये टेक्स्ट है जो मैगजीन का, वो भेज दिया गया इंटरनेट से, कहाँ? दिल्ली ऑफिस में भेज दिया गया। यानी कि देखो कितना अच्छा हुआ कि उन्होंने वहां से भेज दिया और तब हम अपना काम कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, यानी कि काम हम दे रहे हैं और उधर से हमें ऑर्डर मिला हुआ है। द डिजाइनर इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। अब डिजाइनर जो है वो दिल्ली ऑफिस में, उनको क्या मिला? ऑर्डर मिला कि कैसे डिजाइन करना है मैगजीन को, और फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन, लंदन के ऑफिस से, और टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी से, यानी कि फोन पे बता दिया। तो देखो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी से हम जो है काम कर पा रहे हैं। ऑर्डर मिल गया टेली कम्युनिकेशन से। पहले ये चीजें कहाँ थी? पहले लोगों को ऑर्डर देना होता, दूसरे के पास जाना होता डायरेक्टली, इतना तो जाने में टाइम लगता, पैसा खर्च होता, तो कितना कुछ होता, और इतने ज्यादा फिर लोग जा भी नहीं पाते थे। द डिजाइनिंग इज डन ऑन ए कंप्यूटर, और डिजाइनिंग कहाँ पर होनी? कंप्यूटर पर होनी है। आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन आर सेंट बाई एयर टू लंदन। अब प्रिंटिंग होने के बाद मैगजीन कहाँ भेजी जाएंगी? बाई एयर, यानी कि हवाई जहाज से। बाई एयर का मतलब हवाई जहाज आएगा यहाँ पर। टू लंदन, लंदन भेजी जाएंगी। इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम ए बैंक इन लंदन टू ए बैंक इन दिल्ली इज डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट ई बैंकिंग। हाँ, जो पेमेंट है, पैसे की जो पेमेंट है डिजाइनिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, वो लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को इंस्टेंटली तुरंत कर दी गई ई बैंकिंग से। देखो पेमेंट भी बड़े अच्छे तरीके से आ जाती है। पहले किसी को पैसों की पेमेंट करनी पड़ती, उसके पास जाना होता था। अब सीधा बैंक से हम पेमेंट कर देते हैं, गूगल पे से कर देते हैं, पेटीएम से कर देते हैं। अब तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं पेमेंट करने के, तो किसी को जाना नहीं होता। काम भी ऑर्डर वहीं से मिल गया, सिर्फ सामान ढोने के लिए जाना पड़ता है। ये भी क्या पता कभी ना कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, सामान भी इंटरनेट से चला जाए, क्या पता। बट ये शायद टेक्नोलॉजी बड़ी मुश्किल है ऐसा तो होना, लेकिन इतना जरूर है कि ऑर्डर जो है ऑनलाइन मिल जाते हैं। वो तो हम टेली कम्युनिकेशन से हमारी आवाज पहुंच रही है, सामान नहीं पहुंच रहा, दूसरे जगह हमारी आवाज पहुंच रही है। अब मेरी आवाज भी आप तक पहुंच रही है। तो देखो आगे देखते हैं, टेक्नोलॉजी भी बड़ी अच्छी इंप्रूव हो रही है हमारी। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अब आ गया लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब लिबरलाइजेशन होता उदारता, यानी कि नरमी फॉरेन ट्रेड में एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, कि भाई दूसरे देश में पैसा लगाना और व्यापार करना, उसकी पॉलिसी क्या है? पॉलिसी का मतलब रूल्स वगैरह क्या है जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। तो ये लिबरलाइजेशन होता उदारता, उदारवाद, ठीक है, यानी कि नरमी बरतना। इसका मीनिंग अगर सोचना चाहिए तो नरमी बरतना, भाई कैसे? चलो देखते हैं। लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। चलो वापस लौटते हैं कहाँ पर? जो एग्जाम्पल दिया हुआ था पीछे कि चाइना से टॉयज जो है इंडिया में इंपोर्ट हो रहे थे। हाँ भाई हो रहे थे। तो आगे सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स ए टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ टॉयज। अब सपोज करो कि इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा दे उन टॉयज के इंडिया में आने पर, तो क्या होगा भाई? व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? Those who wish to import these toys would have to pay tax on this। अब भाई जो उन खिलौनों को यहाँ मंगवाना चाहेगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा इंपोर्ट का। अब बिकॉज ऑफ द टैक्स, और टैक्स अगर लगेगा तो बायर्स विल हैव टू पे ए हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज। अब जो खरीदने वाले हैं उनको महंगे पड़ेंगे, ये हायर प्राइस, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इन टॉयज के लिए। क्यों? क्योंकि भाई दुकानदार जब अगर टैक्स दे रहा है तो वो भी ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेना स्टार्ट कर देगा, कस्टमर से कीमत बढ़ा देगा टॉयज की, और वो टैक्स का पैसा कहाँ से निकालेगा? कस्टमर से निकालेगा। अब आगे
Chinese toys will be no longer be as cheap in the Indian market and imports from China will automatically reduce। और क्या होगा, चाइनीज टॉयज जो है लंबे टाइम तक इंडिया मार्केट में सस्ते नहीं रहेंगे, और फिर क्या होगा, इंपोर्ट जो है यानी कि चाइना से खिलौनों का आना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे भाई। जब टैक्स लग रहा है फिर यहाँ पर महंगे करने पड़ेंगे, महंगे करने के बाद कोई नहीं भी खरीदेगा, इतनी ज्यादा बिक्री नहीं होगी। जो अगर महंगी चीज है तो उसकी बिक्री कम हो जाती है, तो फिर जो है वहां से आना भी कम हो जाएंगे। तो इंडियन टॉय मार्केट विल प्रोस्पर, और जो है इंडिया के टॉय मार्केट जो है वे प्रोस्पर हो जाएंगे, उनको अच्छा रहेगा भाई, उनके लिए अच्छी बात है ये। तो ये बात आपको दिखाई गई है कि भाई किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है बाहर से सामान का आना जाना, बाहर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कैसे कंट्रोल करती है। अब आगे, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। हाँ, हम अगर इंपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं वो एक ट्रेड बैरियर का एग्जाम्पल है। ट्रेड बैरियर क्या, यानी कि रुकावट, बैरियर होती रुकावट, व्यापार पर रुकावट, ट्रेड बैरियर व्यापार पर रुकावट है टैक्स। टैक्स बढ़ा दिया तो चीजें बाहर से कम आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और घटा दिया तो ज्यादा आएंगी। इट इज कॉल्ड ए बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप। हाँ, इसको बैरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं गवर्नमेंट से द्वारा। रिस्ट्रिक्शन क्या, रोक लगा दी जाती है कि भाई हम इस सामान को ज्यादा नहीं चाहते। अगर गवर्नमेंट चाहे कि यह सामान हमारे देश में ना आए, टैक्स बढ़ा देगी, और अगर गवर्नमेंट चाहेगी यह सामान हमारे देश में आए तो टैक्स को घटा देगी, वो ज्यादा आने लग जाएगा। तो सारा सब कुछ गवर्नमेंट के पे डिपेंड होता है ये। अब गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज regulate foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country। हाँ, ये गवर्नमेंट जो है ट्रेड बैरियर को यूज कर सकती है, क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रेड बैरियर को यूज करती है। एंड टू डिसाइड, और डिसाइड करती है कि किस तरीके का गुड्स सामान और कितना सामान, हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री, कंट्री में कितना सामान आना चाहिए। देख लो गवर्नमेंट के हाथ में कितना कुछ है। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आजादी के बाद उसने क्या किया, हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड, उसने फॉरेन ट्रेड पर कुछ बैरियर्स लगाए, रोक लगाई भाई, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी कि भाई बाहर की जो कंपनीज है वो यहाँ आके अपने ऑफिस वगैरह ना खोले, इन्वेस्टमेंट ना करे, फैक्ट्री ना खोले। तो उस टाइम पर भारत सरकार ने रोक लगाई हुई थी। अब क्यों लगाई हुई थी, आजादी के बाद। बिल्कुल भाई, हमारा देश आजादी के बाद आजाद हुआ तो एकदम से कितना गरीब था, अंग्रेज गरीब छोड़ के गए थे। तो क्या करना था, बाहर की कंपनी आके और हमारे देशों के पास सामान बेचने लग जाएगी तो हमारा देश और गरीब हो जाएगा। अब उनका खरीदते रहेंगे, पैसा उनके जोड़ी में जाता रहेगा और हम अपना गरीब होते रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पर रोक लगाई हुई थी दिस कि भाई थोड़ा हमें संभल जाए, थोड़ा पैसे का जुगाड़ हो जाए, हमारे पास कमा ले अच्छे से, तब फॉरेन उसको कंपनी को हम इजाजत देंगे हमारे यहाँ पर व्यापार करने की। पहले ही ना बहुत व्यापारी जो है लूट कर जा चुके, मतलब कि व्यापारी बनकर ही तो आए थे अंग्रेज, तो कितना लूटा उन्होंने हमारी कंट्री को। दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब क्या था, दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी, हाँ ये बहुत जरूरी माना गया। क्या करना, टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर, हाँ प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना। कौन से प्रोड्यूसर को, विद इन द कंट्री, हमारे खुद के कंट्री के जो प्रोड्यूसर हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था उस टाइम पर। फॉरेन कंपटीशन से, क्योंकि बाहर की कंपनी यहाँ पर आती तो भाई कंपटीशन में माल बिकता और कोई वो उससे अच्छा बनाने की कोशिश करता, वो उससे अच्छा। अब हमारी हालत खराब है तो हमारा तो माल पिछड़ जाता ना, हम इतना अच्छा नहीं बना पाते। तो इसलिए रोक लगाई हुई थी उस पर आज़ादी के बिल्कुल, आज़ादी के जस्ट बाद में। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950 and 1960 and the competition from imports at that stage would not have allowed
दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप। हाँ, हमारे यहाँ पर कंट्री जो है बहुत अच्छे से सेटअप होने लगी थी, हमारी खुद की, हमारे कंट्री, हमारा, हमने अपनी कंपनीज को ऊपर उठाने की कोशिश की थी। ये 1950 और 1960 के बीच के टाइम की बात है। और उस टाइम पर अगर बाहर से कंपटीशन करना होता हमें उस टाइम पर, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। Thus India allowed imports of only essential items such as। हाँ, इसलिए इंडिया ने बाहर से सिर्फ थोड़ी बहुत कुछ ही आइटम को आना अलाउड किया था, जो जरूरी आइटम थी। कौन सी? सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एटसेट्रा। यानी कि मशीनें, कुछ जरूरी फर्टिलाइजर्स, खाद जो होता है, और पेट्रोलियम, इन चीजों को हमने अलाउड किया था सिर्फ। Note that all developed countries during the early stages of development have given protection to domestic producers through a variety of means। ये सभी की सभी जो सभी डेवलप्ड कंट्री थी, उन्होंने भी स्टार्टिंग के अपने डेवलपमेंट, जो उनकी स्टार्टिंग अर्ली स्टेज थी डेवलपमेंट की, उन्होंने भी जो है अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होता है बेटा घरेलू प्रोड्यूसर को, यानी कि अपने खुद के कंट्री के प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन दी थी कि भाई बाहर वाले जो हैं वो ज्यादा ना आ पाए, हम अपने वालों को ही क्या करें, मोटिवेट करें, भाई वो हमारे, उनका ही सामान बिकेगा, बाहर वाले आएंगे तो हमारे वाले का फिर लेगा कौन। तो पहले अपने बाहर वालों को रोक दिया जाता है जब हमारा डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा होता तब। अब देखो आगे, स्टार्टिंग अराउंड 1991। हाँ, जब 1991 का साल आया, 1947 में आजाद हुए थे ना हम, 1991 तक, तब तक हमने अपनी कंडीशन काफी अच्छी कर ली थी। फिर उसके बाद जो है 1991 के आसपास स्टार्टिंग में सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। हाँ, इंडिया ने अपनी पॉलिसी में कुछ चेंज किए। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो टाइम आ गया जब इंडियन प्रोड्यूसर को कम्पीट करना है प्रोड्यूसर के साथ अराउंड द ग्लोब, पूरी की पूरी दुनिया के प्रोड्यूसर के साथ हमारा इंडिया अब कंपटीशन कर सकता है। तो तब इन्होंने जो है पॉलिसी को चेंज किया। इट फेल्ट दैट, उसने महसूस किया हमारी गवर्नमेंट ने कि कंपटीशन वुड बी इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। तो उन्होंने क्या महसूस किया कि कंपटीशन जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को सुधारेगा, हमारे प्रोड्यूसर की परफॉर्मेंस को, विद इन द कंट्री के अंदर, सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। तो इसलिए उनको अब अपनी क्वालिटी को सुधारना चाहिए। तो यानी कि क्या होगा, बाहर के देशों की कंट्री से अच्छी चीजें आएंगी तो हम भी, हमारे कंट्री वाले भी अच्छी बनाने की उससे कोशिश करेंगे। तो कंपटीशन करने से हमारी परफॉर्मेंस में सुधार होता है। देखो जैसे मान लो गेम होते हैं कहीं ना कहीं, अगर आपस में गेम का कंपटीशन ना करे बड़ी बड़ी टीम, तो फिर वो आगे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। तो एक दूसरे के साथ अगर हम कंपटीशन करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस